तन्मय धीरे धीरे परी के चेहरे की तरफ आने लगा, लेकिन परी ने गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ फर लिया। ये देख तन्मय को गुस्सा आ गया। उसने परी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया, फिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने कर दिया और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसके होठों को अपने होठों से छू भी पाता, अचानक ही किसी ने उसे पीछे से उसके कॉलर से पकड़ा और उसे परी से दूर कर जोर से जमीन पर पटक दिया। ये देख परी शॉक्ड रह गई, लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स का चेहरा देखा वो हैरान रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे देख वो खुश भी थी। वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। आर्यन की आंखें इस वक्त गुस्से से दहक रही थी। वो तन्मय को देखते हुए उसके पास गया और उसके सामने अपने एक घुटने के बल बैठते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उस अपनी जगह पर खड़ा किया। आर्यन ने उसके बोलों को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि तन्मय की दर्द के मारे आह निकल गई। लेकिन आर्यन को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। कहते हुए आर्यन ने उसके बाल छोड़े और अगले ही पल उसके चेहरे पर अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे तन्मय का चेहरा दूसरी तरफ होते हुए उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बाहर निकला, यहां तक कि उसके मुंह का एक दांत तक टूट गया था। तन्मय की हालत तो आर्यन के एक मुक्के से ही खराब हो गई थी। तो वहीं परी तो आंखें फाड़े हैरानी से आर्यन को ही देखे जा रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल्स वाकई काबिले तारीफ थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक मुक्के से ही सामने वाले को अधमरा कर दिया था। परी का मन कर रहा था कि वो आर्यन के लिए क्लैपिंग करे, लेकिन वो यहाँ फंसी थी, वो भी तो कहीं न कहीं उसकी वजह से ही था। ये याद आते ही परी का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वो आर्यन को अप्रिशिएट करना तो दूर, अब वो उसकी और देख तक नहीं रही थी। वहीं आर्यन के बॉडीगार्ड्स परी से थोड़ी दूरी पर खड़े ये सारा नजारा देख रहे थे। उनके लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनका बॉस आज किसी लड़की के लिए फाइट कर रहा था, जो उनके लिए काफी चौंका देने वाली बात थी। आर्यन तन्मय को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी सांसें रुकने के करार पर नहीं पहुंच गई। वो जमीन पर बेसुध होकर पड़ा था। उसे देख आर्यन उसके पास गया और धीरे से लेकिन गुस्से से गुर्राते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, उस लड़की को टच करके, जिसकी कीमत तू अब अपनी जिंदगी गवा कर चुकाएगा। तुझे बड़ा शौक है ना अपनी मर्दानगी दिखाने का, तो अब तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने राणा को इशारा किया। इशारा मिलते ही राणा ने गार्ड्स की तरफ देखकर तन्मय को उठाने को कहा और उसके बाद वो लोग तन्मय को वहां से लेकर चले गए। बस कुछ गार्ड्स और राणा वहां पर मौजूद थे। आर्यन अब परी की तरफ पलटा और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसकी ओर बढ़ा। जब परी ने किसी के कदमों की आहट अपनी तरफ आते हुए सुनी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये आर्यन है, लेकिन फिर भी उसने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। जैसे जैसे आर्यन परी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी, यहां तक कि उसे अपनी बॉडी में कंपन सी भी महसूस हो रही थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे गुस्से में उसके पास आते ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। परी ने जब अपने पैर हवा में महसूस किए तो वो चौंक गई और कहीं वो गिर ना जाए इसी डर से उसने अपने हाथ आर्यन की गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। परी आर्यन की चेस्ट पर मारते हुए उसे बार बार खुद को छोड़ने के लिए रही थी, लेकिन भला आर्यन के लोहे जैसा सख्त सीने पर उसके छोटे छोटे हाथों से मारने से क्या ही होना था। उल्टा परी का हाथ ही और दर्द करने लगा। आर्यन परी को लेकर कार में बैठ गया, लेकिन परी कहाँ शांत रहने वाली थी। वो उस पर भड़कते हुए चिल्लाकर बोली, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम। कहते हुए परी ने दूसरी तरफ का कार का डोर ओपन कर बाहर निकलने की कोशिश की, जिसे देख अब आर्यन अपने गुस्से से को और उसके लिए कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने परी का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमाया और अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी परी को कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे उसके सामने पूरी दुनिया घूम रही हो। जब वो अपने सेंस में वापस आई तो उसने आर्यन की तरफ नफरत से देखते हुए अपनी नम आंखों से उस पर चिल्लाकर कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, यू ब्लडी। वो इसके आगे और कुछ भी बोल पाती उससे पहले आर्यन ने उस पर चिल्लाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। शट अप, जस्ट शट अप। परी उसकी गुस्से से भरी इतनी तेज आवाज सुन सहम सी गई। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। वो अपनी आंखों में गुस्सा, डर, नफरत, न जाने कितने सारे इमोशंस लिए उसकी तरफ देख रही थी।
आर्यन अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए उसी गुस्से के साथ बोला, अगर अब तुमने अपने मुंह से एक और वर्ड बाहर निकला ना, तो तुम्हारा मुंह मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्या सोचकर तुम घर से बाहर निकली थी? हाँ, तुम क्या अपने आप को कोई सुपर वुमन समझते हो जो जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है? डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? लेकिन नहीं, तुम्हें भला इन सब से क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी मनमानी करनी, यही अपनी जिद पूरी करनी थी। तुम्हें लगता है कि तुम जो करती हो सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत। परी उसकी कड़वी बातें चुपचाप बिना कुछ कहे अपना सर झुकाए सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो ये बयां करने के लिए काफी थे कि उसे अपनी गलती का एहसास था। आर्यन उसे और डांटना चाहता था, उस पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख वो अपने गुस्से से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। और राणा को अभी भी बाहर देख उस पर चिल्लाते हुए वो बोला, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? आकर गाड़ी स्टार्ट करो। उद्धरण चिन्ह। राणा अपने बॉस को इतने गुस्से में देख घबरा जाता है और उन्हें और गुस्सा न आ जाए इस डर से हड़बाते हुए कार के अंदर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। जब आर्यन परी को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर आता है तो देव और सेजल परी को सही सलामत देख राहत की सांस लेते हैं। आर्यन दोनों को नजरअंदाज करते हुए परी को सीधे अपने कमरे में ले जाता है। उसे इतने गुस्से में देख देव और सेजल भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आते हैं। लेकिन अंदर का नजारा देख वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आर्यन परी के हाथ को बेड से लगकर एक बड़ी सी चेन से बांध रहा था और परी उसे रोकते हुए उस पर चिल्ला रही थी। देव और सेजल कमरे के अंदर आ गए। आर्यन, तू ये क्या कर रहा है? हम कल सुबह आराम से उस बातें में बात करेंगे। अभी तू उसकी हालत तो देख, तू उसे ऐसे कैसे? आर्यन अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों में ठंडक लिए देव को देखता है। देव की तो सांसें ही अटक जाती है। आर्यन की आंखें देख वो घबराते हुए चुप हो जाता है। वहीं परी अभी भी आर्यन पर चिल्लाए जा रही थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम मुझे इस तरह बांध कर रखना चाहते हो। मैं कह रही हूं तुमसे खोलो मुझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यू मॉन्स्टर, यू बास्टर्ड, आई सेड लीव मी। परी के चीखने या चिल्लाने से आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो परी का हाथ चेन से बांधने में लगा था। वो चेन इतनी लंबी थी कि जिससे परी पूरे कमरे में कहीं भी घूम सकती थी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, पर तुमने शायद मुझे या मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मैं अपनी बातों का, अपने वादों का बहुत पक्का हूँ। जो कहता हूँ वो करने की ताकत भी रखता हूँ। अब से तुम यहीं इसी कमरे में बंधी रहोगी, जब तक कि मैं ना चाहूं तब तक कोई भी तुम्हें इस कमरे से इस चेन से आजाद नहीं करवा सकता। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो सेजल की ओर मुड़ा और उससे परी की ड्रेसिंग करने को कहा, क्योंकि उसकी बंधी पट्टियां खुल चुकी थी और हाथ और पैरों से जो खून निकला रहा था अब तक तो वो भी सूख चुका था। सेजल ने डरते हुए आर्यन को देख अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आर्यन दोनों मियां बीवी को एक वार्निंग वाला लुक दिया, जैसे कहना चाह रहा है कि अगर उनमें से किसी ने भी परी की हेल्प करने की कोशिश की तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। देव और सेजल दोनों आर्यन की बिना बोली वार्निंग को समझ गए। आर्यन ने वहां से बाहर जाते हुए एक नजर परी को देखा जो उसके देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेती है। ये देख आर्यन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सेजल ने देव की तरफ अपनी चिंता भरी नजरों से देखा। देव ने उसे अपनी आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और वो भी कमरे से बाहर चला गया। आर्यन कमरे से बाहर निकलते ही मैंशन के टॉप फ्लोर पर बने बार में चला गया। वहां आर्यन ने एक मूवी थिएटर, जिम और जिम से अटैच एक स्विमिंग भी बनवाया था। यहां तक अयान के लिए उसने घर के ही प्ले गार्डन तक बनवा दिया था, ताकि वो जब चाहे जहां चाहे खेल सके। आर्यन ने बार में आते ही गुस्से में एक वाइन का गिलास अपने हाथ में ही तोड़ दिया था, जिस हाथ से उसने परी को थप्पड़ मारा था। उस हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन उसे तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो वैसे एक के बाद एक पैक पिए जा रहा था। उसे बार बार उस लड़के तन्मय का परी को छूना याद आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा भी और बढ़ता जा रहा था। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन परी को कोई छुए या कोई उसकी तरफ आंख उठकर कर भी देखे तो आर्यन से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो खुद अपने अंदर हो रहे बदलाव, अपने अंदर के इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। तभी देव भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। जब उसने आर्यन को शराब पीते हुए देखा तो वो उसके पास गया और उससे उसका ग्लास छीन लिया। क्या कर रहा है तू? तू तो कभी इतनी नहीं पीता था, फिर आज तुझे क्या हो गया है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसकी और अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखा और उससे वाइन का ग्लास वापस से छीनते हुए बोला, तुझे उससे क्या? तू जा यहां से, मुझे और पीना है। आर्यन दोबारा पीने लगा।
जिसे देख देव उसे समझाते हुए बोला, तू क्यों खुद अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा रहा है। उद्धरण चिन्ह, आग, भाला मैंने कब और कहां आग लगा दी। आर्यन ने नशे में जवाब दिया। उसे देव की बात कुछ समझ में नहीं आई। देव ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा, फिर उस पर चिढ़ते हुए बोला, तुझे पता भी है कि परी कौन है, किसकी बेटी है। उद्धरण चिन्ह, मुझे क्या करना जानकर, वो जिसकी भी बेटी हो, आई डोंट केयर। देव ने उसकी बातों की इग्नोर किया और बोला, वो किसी और की नहीं बल्कि रियांश कपूर की बेटी परी कपूर है। उद्धरण चिन्ह, देव ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, आर्यन के हाथ हवा में ही रह गए और वो देव की तरह शॉक्ड होकर देखने लगा। वॉट, तू ये क्या कह रहा है। आर्यन को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। तूने सही सुना, वो और किसी की नहीं बल्कि रियांश कपूर यानी कि हमारे किंग अंकल की बेटी है। देव ने कहा। वो आगे बोला, जब किंग अंकल ने अपनी बेटी की फोटो मुझे भेजी ताकि हम उसका ध्यान रख सके, तब मुझे पता चला कि जिस परी को तू उठाकर यहाँ लेकर आया है वो हमारे किंग अंकल की बेटी है। और सिर्फ यही नहीं, जब मुझे परी की आइडेंटिटी पता चली तब मैंने उसके जन्म से लेकर अब तक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे उसके बारे में जो बात पता चली है ना, अगर वो तू जान जाएगा ना तो तेरा अब तक का सारा नशा एक बारी में ही उतर जाएगा। उद्धरण चिन्ह, आर्यन एक तो पहले से ही नशे में था, ऊपर से देव की ये जलेबी की तरह गोल गोल बातें उसके समझ से परे थी। वो उससे कंफ्यूज होकर देख रहा था। देव ने बात को समझते हुए और कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और अपने साथ को वो एक रेड फाइल लेकर आया था, वो फाइल उसने आर्यन को थमा दी और उसे वो फाइल ध्यान से पढ़ने को कहा। आर्यन ने अपना सर 2-3 बार झटका, फिर उस फाइल को अच्छे से रीड करने लगा। अब तक उसका सारा नशा उतर चुका था। वो जैसे जैसे उस फाइल के पन्ने पलटते हुए उसे पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बार बार बदलते जा रहे थे। कभी उसके चेहरे पर हैरानी होती तो अगले ही पल खुशी के हाव भाव नजर आते, तो कभी वो उदास होता तो कभी वो इमोशनल हो जाता। पूरी फाइल पढ़ने के बाद आर्यन अपनी नम आंखों और होठों पर एक छोटी सी स्माइल लिए देव को देखा और खुशी के साथ हैरानी से बोला, देव, ये मतलब परी ही वो लड़की है जिसे तू पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा है और जिसका इंतजार तू बचपन से लेकर अब तक करता आया है। देव ने आर्यन की बात को पूरा करते हुए कहा। वो आगे खुशी से बोला, ये वही परी है मेरे भाई, जिसके लिए तूने न जाने कितनी ही लड़कियों को ठुकरा दिया, यहां तक कि अनजाने में ही सही, लेकिन जब किंग अंकल खुद तेरी और उनकी बेटी परी की शादी तुझसे करवाना चाहते थे तो तूने उन्हें भी मना कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे दिमाग की बत्ती जली और जैसे ही मुझे परी की आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो मैंने साथ ही साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा दी, वरना हमें कभी भी पता नहीं चलता कि परी ही तेरी लिटिल प्रिंसेस है जिसके साथ तू लिटिल चेम बनकर ऑनलाइन चैट करता था। जी हाँ आर्यन, और कोई नहीं बल्कि लिटिल चेम ही है जिसके साथ परी लिटिल प्रिंसेस बनकर बात किया करती थी। लेकिन आर्यन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो दोबारा परी के साथ कभी ऑनलाइन नहीं आ पाया और ना ही उसकी परी से कोई बात हुई। परी तब से उदास रहने लगी। जब रियांश ने ये बात नोटिस की तो उसने परी से बात करने का फैसला किया। परी ने उसे अपने ऑनलाइन फ्रेंड लिटिल चेम के बारे में बता दिया। रियांश को जब पता चला कि वो उसके वजह से उदास है तो वो हर वो मुमकिन कोशिश करता जिससे कि परी के चेहरे पर स्माइल आ जाए। परी सबके साथ तो खुश रहती थी लेकिन अकेले में वो हमेशा सैड रहती और रियांश से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो परी को अब्रॉड भेज देता है पढ़ाई के लिए। परी के वहां नए फ्रेंड बनते हैं और वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे आज भी सपने लिटिल चेम की याद आती है। उसके अचानक गायब हो जाने की क्या वजह थी वो जानना चाहती थी, लेकिन जिसे उसने कभी देखा तक नहीं वो उसके बारे में कैसे कुछ पता लगाती। इसलिए जब कभी भी परी को अपने दोस्त लिटिल चेम की याद आती तो वो उस ब्लू जेड पेंडेंट को देख लेती, उससे बातें करती जो कि उसे लिटिल चेम ने उसके बर्थडे पर एज गिफ्ट भेज था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा आर्यन यानी कि लिटिल चेम के पास है, जिसे अगर मिला दिया जाए तो वो एक हॉट सेप पेंडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोष्टक, ये सुन आर्यन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो देव के पास जाकर झट से देव के गले लग गया और किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरे भाई, अगर तू परी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता तो शायद मुझे कभी उसके बारे में पता नहीं चलता। मुझे कभी पता नहीं चलता कि जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो मेरे ही घर में मेरी आंखों के सामने थी, पर मैं ही उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन आज तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक्स यार। देव ने भी आर्यन को हक कर लिया था, उसकी भी आंखें नम हो गई थी। वो उससे बोला, अब ज्यादा इमोशनल मत हो, मैंने जो किया वो सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया।
अगर तेरी खुशियों के लिए मुझे अपनी खुशियां भी दांव पर लगानी पड़ती तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटता। फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है। देव ने कुछ सोचते हुए सीरियस होकर कहा। 2 मिनट बाद आर्यन देव से अलग हुआ और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सीरियस होकर बोला, अब मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतने सालों बाद वो मुझे वापस मिली है, अब चाहे जो हो जाए ये आर्यन ओबोरोयर अपनी प्रिंसेस को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही बनकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की आंखों में एक अलग सा ही जुनून था जिसे देख देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सीरियसली देखते हुए वो बोला, तुझे अभी शांत रहना होगा। तू उसे ये नहीं बता सकता कि तू ही वो लिटिल चेम है जिससे वो बचपन में ऑनलाइन बात किया करती थी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसे समझ आया कि देव ऐसा क्यों कह रहा था। क्योंकि परी अभी आर्यन से गुस्सा थी और शायद अब उसके दिल में उसके लिए नफरत भी हो सकती है। ऐसे में अगर वो उसे सच बता भी देता है तो वो उसकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। अगर भरोसा कर भी लिया तो भी वो उसे गलत ही समझेगी। उससे बेहतर यही है कि वो अभी इस बारे में उसे कुछ ना बताए। जब समय के साथ परी का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो उसे जानने लगेगी, समझने लगेगी, तब वो जाकर उसे अपने बारे में बताएगा। आर्यन सहमति में अपना सर हिलाया और उस फाइल को फिर से खोलकर देखने लगा। उसमें परी के बचपन की और अभी की कुछ फोटोज थी। बचपन की फोटोज में परी ने गले में एक पेंडेंट पहना था, जो कि क्लियरली दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी आर्यन ने उसे पहचान लिया। वो वही पेंडेंट था जिसे उसने परी को इसके बर्थडे पर एज गिफ्ट भेजा था, वो भी उसके हाई स्कूल में, जिसके बारे में परी ने ही उससे एक दिन बताया था। आर्यन को याद आया जब वो 18-19 साल का था, तब से ही उसने परी को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो उसे कभी नहीं भूला था, बस अपने हालातों की वजह से उसे उससे दूर जाना पड़ा, लेकिन अब वो उसे वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने परी को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके हाई स्कूल से ही शुरुआत की थी, जहां उसने परी को जेड पेंडेंट उसके बर्थडे के तोहफे के तौर पर भेजा था। लेकिन उसे वहां पता चला कि तकरीबन 3-4 साल पहले एक प्यून की लापरवाही की वजह से वहां आग लग गई थी। वहां किसी की जान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां के सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल्स, कंप्यूटर, सब कुछ आग की चपेट में आ चुका था। जिस वजह से आर्यन को वहां से परी के बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उसे 6 सालों तक ढूंढता रहा, लेकिन परी उसे मिलती भी कैसे। पहला तो वो उसका रियल नेम नहीं जानता था, और दूसरी बात कि तब तक परी अब्रॉड जा चुकी थी, तो वो कैसे ढूंढ पाता। लेकिन इसी बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब वो लिटिल प्रिंसेस परी उसके लिए उसकी दुनिया बन गई। उसने तब से ही ठान लिया था कि वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उससे ही शादी करेगा। इसीलिए उसने हर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया सिर्फ परी के लिए। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसकी लिटिल प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि उसी के किंग अंकल रियांश कपूर की बेटी परी होगी। और आज इतने सालों बाद उसे वो मिल गया था जिसकी तलाश उसे न जाने कब से थी। कोष्टक। आर्यन ने उसकी दूसरी फोटोज को भी देखा, लेकिन उसके अब की किसी फोटोज में उसने वो जेड पेंडेंट पहना ही नहीं था। क्या वो उसे अब भूल गई है? आर्यन के मन में अचानक ही ये ख्याल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब बचपन की फोटोज में उसने उसके दिए हुए जेड पेंडेंट को पहना था, तो फिर अब क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो, उसका नया दोस्त या फिर कोई बॉयफ्रेंड? ये ख्याल मन में आते ही आर्यन के अंदर जैसे आग लगने लगी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले को चमक थी, को खुशी थी, वो अब गायब हो चुकी थी। अब उसका चेहरा अचानक ही गुस्से से लाल हो चुका था। वो ये बात अपने आप में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि परी की जिंदगी में उसके अलावा और कोई भी हो। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? देव ने जब देखा कि आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही चेंज हो गए हैं, तो वो उसे पीछे बिना नहीं रह सका। आर्यन ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए वो अपने उसी अंदाज में कोल्डली बोला, तूने उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ का क्या? उसके फ्रेंड्स कौन कौन है, वो किसके सबसे ज्यादा करीब है? और आर्यन बोलते बोलते अचानक रुक गया। तो देव उसके बात पूरी करने का वेट करता है। और क्या? उसने पूछा। आर्यन ने अपने अंदर के गुस्से और जेलसी को छुपाते हुए उससे पूछा, और क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? उद्धरण चिन्ह। अब जाकर देव को समझ में आया कि जनाब के चेहरे का रंग अचानक क्यों उड़ गया। आखिरकार वो अपने दोस्त को बचपन से जानता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि आर्यन कितना ओवर पॉजेसिव किस्म का इंसान है। उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि जो उसका है कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो यहाँ तो उसके बचपन के प्यार का सवाल था।
तो भला आर्यन इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि परी का कोई बॉयफ्रेंड हो, यहाँ तक कि कोई मेल फ्रेंड भी हो। देव को बहुत अच्छे से पता था कि अगर परी का कोई बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, अगर कोई मेल फ्रेंड भी हुआ तो भी आर्यन इस बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। और पता नहीं अपनी जिद, अपने जुनून, अपनी सनक में आकर वो उस इंसान के साथ क्या कर जाए। इसलिए देव को कभी कभी आर्यन के इस जिद और जुनून से डर भी लगता था। देव ने थोड़ा अटकते हुए जवाब दिया, एक्चुअली मैंने सोचा था कि वो हमरे किंग अंकल की बेटी है, तो भला हमें उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं देनी चाहिए, बस इसीलिए मैंने सिर्फ उसके जन्म से लेकर वो कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज में पढ़ी है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो सब पता लगाया था। लेकिन जब मुझे उसके हाई स्कूल का नाम पता चला तब मैंने उसके कुछ पुराने क्लासमेट के बारे में भी पता लगाया और उन्हीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि स्कूल में सब उसे लिटिल प्रिंसेस ही बुलाते थे। और जो मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि वो तेरी वाली ही लिटिल प्रिंसेस है कि नहीं, वो डाउट भी परी के बचपन की फोटोज ने क्लियर कर दी, जब मैंने वो जेड पेंडेंट उसके गले में देखा। उद्धरण चिन्ह। देव की बातें सुन आर्यन को उस गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा दिया और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी छोटी से छोटी बात की इंफॉर्मेशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आर्यन देव को वहीं हैरान छोड़ वहां से चला गया। देव तो बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। उसे उस वक्त आर्यन पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जब उसने उससे कहा था तो उसे तो वो काम करना ही था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके उसे परी की पर्सनल लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। फोन रखने के बाद देव किसी गहरी सोच में चला गया। तो वहीं आर्यन बार से निकलकर सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया। जब उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो परी गहरी नींद में सो चुकी थी, क्योंकि सेजल ने उसकी ड्रेसिंग करने के बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर सके। आर्यन कमरे के अंदर आया। वो इमोशनल होकर बस परी को एकटक देखते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन परी के पास जाकर उसके सिरहाने बैठ जाता है और परी के फेशियल फीचर्स को गौर से देखने लगा। आर्यन ने जब पहली बार परी को देखा था और उसका नाम सुना था तभी उसे वो कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, लेकिन उसने उस वक्त उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब वो उसे देख रहा था तो उसे समझ में आया कि वो उसे क्यों जानी पहचानी सी लगती थी, क्योंकि उसके चेहरे के फेशियल फीचर्स काफी हद तक रियांश से मेल खाते थे और उसने उनके मुंह से किसी दिन उनकी बेटी परी का नाम सुना था, लेकिन उसने तब भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे यही पता था कि वो अब्रॉड में पढ़ती थी, इसीलिए जब कभी भी देव और वो मुंबई में रियांश के घर जाया करते थे तब वहां परी के ना होने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाया, और ना ही उसे ये पता था कि वो इंडिया वापस आ चुकी थी। इसीलिए जब वो दोनों मिले तो उनके बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आर्यन को अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अनजाने में ही सही लेकिन उस लड़की को चोट पहुंचाई जो कभी उसके साथ ना होते हुए भी हमेशा उसकी दुनिया रही है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसी ने उसके मन में अपने लिए नफरत पैदा कर दी कि आज वो उसके सामने होते हुए भी ना तो वो उसे सच बता सकता है और ना ही उसे अपने गले से लगा सकता है। आर्यन ये सब सोचते हुए गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सेकंड बाद उसे अचानक ही कुछ पुरानी धुंधली धुंधली सी तस्वीरें उसे दिखाई देने लगती है। दो डेड बॉडी पड़ी है जिन्हें सफेद कपड़े से ढका हुआ है और उनके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी वहां मौजूद है जो आसपास के लोगों से उन डेड बॉडीज के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं उनसे कुछ दूर पर एक पेड़ के पीछे दो बच्चे आंखों में आंसू लिए डरे सहमे खड़े उसी और देख रहे थे। उनमें से एक लड़का लगभग 10 साल का लग रहा था, तो वहीं उसका हाथ कसकर पकड़े हुए दूसरा लड़का लगभग 5 या 6 साल का लग रहा था। वो बच्चा अपने भाई का हाथ छुड़ाकर उस ओर जाने की कोशिश करता है। छोटे, वो 10 साल का लड़का चिल्लाया और जल्दी से वो अपने छोटे भाई को वापस अपने पास खींच लेता है। इससे पहले कि वो अपने छोटे भाई से कुछ कहता अचानक ही मौसम बदल जाता है। उस रात के अंधेरे में चांद बादलों में छुप जाता है। आसपास तेज हवाओं के साथ साथ बिजली की कड़कने की तेज आवाजें भी गूंजने लगती है। अचानक ही मौसम का रुख बदलने से सब हैरान परेशान थे कि तभी आसमान से एक आग का गोला उस और तेजी से आने लगा। ये देख सब लोग डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते वहां एक तेज धमाका हुआ। नहीं, आर्यन अचानक ही चिंकते हुए अपनी आंखें खोल देता है। आर्यन का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था, उसकी सांसें तेज थी। जब वो अपने आसपास देखता है और पाता है कि वो इस वक्त अपने कमरे में परी के पास है तब जाकर उसे समझ आता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था।
और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। अब तक सुबह हो चुकी थी, हल्की हल्की धूप परी के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे वो नींद में ही कसमसा रही थी। जब आर्यन ने ये बात नोटिस की तो वो थोड़ा आगे आकर उसके चेहरे के सामने आ गया ताकि सूरज की रोशनी उस पर न पड़े। परी के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी स्माइल आ जाती है और वो दोबारा गहरी नींद में चली जाती है। उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देख आर्यन के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आर्यन प्यार से परी को देखता है, फिर उसके बालों को सहलाते हुए उसे दोबारा कुछ याद आने लगता है। वो पर को देखते अपने मन में बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें या अयान को हरगिज नहीं खो सकता, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। आई नो कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बट आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने प्यार से परी के माथे को अपने होठों से चूम लिया और वहां से धीरे से उठकर सारे खिड़कियों और बालकनी के पर्दे लगा दिए। उसके बाद परी की एक नजर देख कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन अयान के रूम में आकर चेंज करके घर में बने जिम में वर्कआउट करने चला गया। 1 घंटे बाद वो वापस कमरे में आया और फ्रेश होकर अपने 3 पीस बिजनेस सूट पहनकर रेडी होकर नीचे चला गया, जहां अयान पहले से ही अपने स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। गुड मॉर्निंग डैड, अयान ने अपनी प्यारी आवाज में आर्यन को विश किया। तो आर्यन ने भी उसके पास जाकर उसके माथे को चूमते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। सर्वेंट्स एक एक करके ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। तब तक देव और सेजल भी वहां आ गए थे। अयान ने देव और सेजल को देखा, फिर अपनी आंखों में चमक लिए उनके पीछे देखने लगा। लेकिन जब उसे वहां परी कहीं नजर नहीं आई तो उसका चेहरा उतर गया और उसने सबको देखते हुए पूछा, एंजल कहाँ है? क्या वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेगी? उद्धरण चिन्ह। सेजल ने अयान को देखा, फिर वो उसे समझाते हुए बोली, बेटा आपकी एंजल ना अभी रेस्ट कर रही है, तो वो जब सोकर उठेगी तब कुछ खा लेगी। आप उनकी टेंशन मत लो, हम सब हैं ना यहाँ, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आज आपको स्कूल भी तो जाना है। उद्धरण चिन्ह। अयान सेजल की बात मानते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तो वहीं आर्यन, देव और सेजल भी अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद अयान ने सबको बाय कहा और ड्राइवर के साथ अपने स्कूल चका गया। तो देव भी अपने कमरे में हॉस्पिटल के लिए रेडी होने चला गया। तो वहीं आर्यन परी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में गया, जहां परी पहले ही सोकर उठ चुकी थी। जब उसने आर्यन को कमरे में आते हुए देखा तो उसे दोबारा कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आने लगा। परी ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा, फिर उससे अपनी नजरें फेर ली। आर्यन ने परी के गुस्से को इग्नोर कर दिया और उसके पास जाकर खाने की ट्रे उसकी तरफ बढ़ा दी और बोला, गुस्सा मुझसे हो समझ में आता है, लेकिन मेरा गुस्सा कम से कम खाने पर तो मत निकालो, प्लीज कुछ खा लो। परी ने बिना आर्यन की और मुड़े बड़ी रूडली तरीके से कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है, सो जस्ट गो फ्रॉम हियर। आर्यन को परी की बातें अपने दिल में किसी तीर की तरह चुभती है, लेकिन वो उसे और कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने परी से सूट कुछ भी कहने की कोशिश भी की तो वो और उस पर भड़क जाएगी। इसीलिए वो बिना आगे कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है और अपने ऑफिस जाने से पहले वो सेजल को कहकर जाता है कि वो परी को ब्रेकफास्ट करवा दे और उसका अच्छे से ख्याल रखे। अपने ऑफिस पहुंचते ही आर्यन ने सबसे पहले देव को कॉल कर उससे परी की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन मांगी, जिसका पता लगाने के लिए उसने उससे कहा था। देव ने फोन की दूसरी तरफ से चिढ़ते हुए कहा, हाँ मेरे बाप, विक्रांत से मेरी बात हो चुकी है, वो अपने असिस्टेंट के हाथों फाइल तेरे ऑफिस में पहुंचा देगा। वैसे तो वो खुद ही तेरे ऑफिस आ जाता, लेकिन उसे किसी अर्जेंट काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। जिस पर आर्यन ने बस एक वर्ड में ठंडा जवाब दिया, ओके, और कॉल कट कर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वहीं देव अपने फोन स्क्रीन को घूर घूर कर देख रहा था। कमीना कहीं का, कम से कम एक थैंक्स तो कह ही सकता था। देव मन ही मन आर्यन को भला बुरा कहने लगा। आर्यन अपना काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन जा डोर नॉक हुआ। आर्यन ने अपनी उसी कॉल्ड वॉइस में कहा, कम इन। आर्यन की सेक्रेटरी टीना अपने हाथ में आर्यन के लिए कॉफी और एक फाइल लेकर केबिन में एंटर होती है और उसे ग्रिट करती है। सर आपकी कॉफी, कहते हुए टीना ने कॉफी का मग डेस्क पर रखा दिया और आगे बोली, एंड सर मिस्टर विक्रांत का असिस्टेंट विनय आया था, उसने ये फाइल दी है आपको देने के लिए। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जब ये सुना तो अपनी नजर उठाकर उस फाइल को देखा और फिर टीना के हाथ से उस फाइल को ले लिया
और बिना टिना को देखे वो बोला, और कुछ मिस टिना? यस सर, वो एक्चुअली 2 घंटे बाद आपकी मिस्टर मोहित अग्रवाल से कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग है, टिना ने जवाब दिया। जिस पर आर्यन उस फाइल को ओपन करते हुए बोला, वैसे मेरी न्यू असिस्टेंट का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। टीना ये सुन थोड़ी घबरा गई और नर्वस फील करने लगी। वो बोली, सर वो एक्चुअली उन्होंने हमारे ऑफिशियल पेज पर ईमेल भेजा था कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो जैसे ही रिकवर होती है वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। उद्धरण चिन्ह। टीना की बात सुन पता नहीं क्यों लेकिन अचानक ही आर्यन को परी की याद आ गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सहमति में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उद्धरण चिन्ह। टीना केबिन से बाहर चली जाती है, तो वहीं आर्यन उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है। परी के 5 फ्रेंड्स थे, जिनमें से 3 लड़कियां थी, जूही, नित्या और ग्लिसरीन, तो वहीं 2 लड़के थे, प्रियांश और जैक, जो कि उसे कॉलेज में मिले थे। उन लोगों की आपस में बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी थी, लेकिन फिर भी परी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था। ये जानकर आर्यन ने चैन की सांस ली। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब परी के सुबह उठने से लेकर पूरे दिन वो कहाँ जाती है, किससे मिलती, क्या करती है, उन सब के बारे में था, जिस पर आर्यन ने एक नजर डाली और वापस अपनी आंखें अपने लैपटॉप में गड़ा दी। लंच के बाद आर्यन को कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग अटेंड करनी थी। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। टू बी कंटिन्यूड।